चलो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। यस। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हो गए क्या सेटल तुम लोग? तो लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योरेंस क्लेम्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था, और इस टॉपिक में हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो अपने को कुछ क्लेम कैलकुलेट करना, उसके पहले अपने को लॉस कैलकुलेट करना होगा। अभी लॉस यहाँ पे दो टाइप के कवर्ड है, एक लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट ये दोनों के दोनों फायर इंश्योरेंस के रिलेटेड। खाली फायर इंश्योरेंस जो पॉलिसी होगा उसमें लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद क्लेम की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, और नेक्स्ट पोर्शन होगा इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, और फिर क्लेम की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। हमने सबसे उसके उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बेस क्रिएट किया हुआ था, अच्छे से डिस्कस कर लिया है इसको, कि जैसे रिलेशन बिटवीन लॉस एंड क्लेम। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मान ले कोई लॉस ही नहीं है तो कोई क्लेम होगा क्या? नहीं होगा। अगर क्लेम है तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस। जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा मेरा क्लेम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो क्लेम विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू लॉस। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिसी, सॉरी, पॉलिसी वैल्यू होता है, मतलब मैं कितने का इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूं। पॉलिसी वैल्यू जिसको बोलते हैं, सम अश्योर्ड जिसको बोलते हैं, कि अगर मान ले मेरा नुकसान हो गया कोई अनसर्टन अनसर्टन इवेंट की वजह से, तो फिर मैक्स टू मैक्स मेरा सम अश्योर्ड क्या होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिसी वैल्यू। तो ये मेरा जो क्लेम है ये पॉलिसी वैल्यू से कभी ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बोला क्लेम इज लेस देन और इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। तो इन तीनों चीजों से अपन ये बात आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्लेम जो होगा वो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। कितने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर देख के नहीं बैठे हैं यहाँ पे? देखा है? पक्का? ओके। देखा है? वो नहीं, तू आगे का सागर के बाजू में देखा है? पक्का? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? वेरी गुड। तो ऐसे मतलब एकदम गंभीर बैठे हो, इसलिए मेरे को लगा कि तुमको कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो इस तरीके से। एनीवेज, तो इसमें एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, उसको भी देख लिया अपन ने। जब भी पॉलिसी वैल्यू ये हमारे स्टॉक के वैल्यू से कम होगा, मतलब एसेट के वैल्यू से कम होगा जिसको अपन ने इंश्योर करवा रखा है, जैसे अपने इस चैप्टर में अपना लॉस ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो तुम्हारे पास स्टॉक एक अमाउंट का है और तुमने जो पॉलिसी निकाला है वो उस अमाउंट से कम का पॉलिसी निकाला है, तो फिर उस टाइम पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एवरेज क्लॉज मैंने बताया था हर एक पॉलिसी में होता है, सिर्फ उसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है कि तुमने पॉलिसी वैल्यू कितना लिया है तुम्हारे स्टॉक के कंपैरिजन में। अगर कोई स्टॉक नहीं दूसरा एसेट होगा तो उस एसेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इस टाइम पे हमारा क्लेम क्या होगा? तो लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर।
स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो बेसिकली कुछ नहीं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने को क्या मिलता है, क्लेम मिलता है यहाँ पे। और अगर एवरेज लॉस एप्लीकेबल नहीं होगा तो मेरा जो क्लेम होगा वो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर इसी पे रहने वाला है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दे दो इसमें भी, पॉइंट नंबर शायद ये ABC, नहीं नहीं हो गया, वो हो गया, एवरेज क्लोज तक हो गया। इसमें लिख दो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी ये लॉस ऑफ स्टॉक का, जहां पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्लेम कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहां पे ना ऐसा समझ लो 3 स्टेप में आंसर आता तुम्हारा, 3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो अपने को स्टॉक कैलकुलेट करना है कितने का है, क्योंकि आग लग गई थी तुम्हारी दुकान में, तुम्हारा जितना भी स्टॉक था वो तो जल के खराब हो गया, है ना। हाँ, तो फिर वो स्टॉक कितने का था, ये उसका वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये कैलकुलेट करना अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कैलकुलेट करेंगे ना तो उसी के बेसिस पे अपन क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद अपन कैलकुलेट कर पाएंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। तो यही 3 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है अपने को, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और यहाँ पे जब मैं स्टॉक बोलता हूँ तो फिजिकल स्टॉक, ऑब्वियसली जब मेरे मान ले इस गोडाउन में आग लगी है तो उस गोडाउन में मेरे पास फिजिकल में स्टॉक कितने वैल्यू का था, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अभी ये अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी, डेटा अपने को उस हिसाब से गिवन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ना अपन ईयर के बिगिनिंग से लेके, अभी ऑब्वियसली जब आग लगेगी तो ईयर के बिगिनिंग या एंड डेट पे थोड़ी ना लगेगी, डेट देख के थोड़ी ना आग लगने वाली है, साल के बीच में कभी भी लग सकती है ना। हाँ, तो साल के बीच में अगर कभी भी आग लग सकती है तो मेरे को ईयर के बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही मुझे क्या पता चलने वाला है, स्टॉक की आग लगने के दिन पे मेरा स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या था, कितने का था, या ना। हाँ, तो उसके लिए तुमको परचेज सेल्स के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दे दिए जाएंगे डायरेक्टली, तो अपन सीधा वो इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और अगर उनको क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाना है तो हो सकता है कि तुमको परचेज का अमाउंट निकालना पड़े, तुमको सेल्स का अमाउंट निकालना पड़े, और ये अपन एनटीओ के चैप्टर में बोल लो या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बोल लो, हम निकालना सीख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स अकाउंट से, या ना क्रेडिट सेल कितने का हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट से क्रेडिट परचेज कितने का हुआ, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अपन ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं, या ना। हाँ। तो अभी इस क्वेश्चन में इस मतलब ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते हैं अपन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं अपन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि मेमोरेंडम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरली ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक पता करने। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना या प्रॉफिट जानना ही नहीं, मेरे को ये जानना है कि मेरा स्टॉक कितने का था जिस दिन आग लगी। इसीलिए मैं इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट से मेरे को पता चलेगा कि मेरे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। हाँ, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे जो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और इससे एक कंसेप्ट बिल्ड होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुमको वेरिएशंस नजर आएंगे क्वेश्चन में, अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगी यहाँ पे, और उस एडजस्टमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत अपने को ट्रिकी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत इजी है, उसको अगर तुम कंसेप्ट वाइज समझ लो तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, दूसरे इसमें कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अभी लॉस ऑफ स्टॉक मेरे पास मान ले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मेरे को पता चल गया कितना है, उसमें से हो सकता है कुछ स्टॉक बच गया, या कुछ स्टॉक ऐसा है कि इतना खराब नहीं हुआ है, मैं उसको मार्केट में और बेच सकता हूँ, या तो फिर स्क्रैप में तो भी बेच सकता हूँ, मेरा पैसा उसमें खुला हो सकता है, बराबर ना। इसको अपन बोलते हैं साल्वेज स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको, साल्वेज स्टॉक।
तो वो जितने वैल्यू का होगा वो अपने को माइनस करना होगा, ऑब्वियसली मेरा लॉस तो उतने का हो नहीं सकता, हाँ या ना? हाँ, तो साल्वेज स्टॉक माइनस करेंगे। अगर मान ले मैंने कुछ फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, मतलब आग को बुझाने के लिए मान ले मैंने कुछ स्टेप्स उठाए रहेंगे और उसमें मुझे खर्चा लगा रहेगा, तो फिर वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस में इसमें ऐड कर दूंगा, ये मेरा लॉस का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि अगर मैं वो स्टेप्स नहीं उठाता, अगर मैं वो खर्चे नहीं करता, तो शायद नुकसान मेरा और बड़ा हो सकता था, हाँ या ना? हाँ, तो इसीलिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे अपन, इसमें ऐड कर देंगे। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, उसमें से साल्वेज माइनस कर दिया। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ रहेंगे, हर क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर रहा तो डायरेक्ट तुमको फायर फाइटिंग एक्सपेंस के नाम से चलेगा, वो ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक। और इस लॉस, अगर एवरेज क्लॉज, अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर मेरा क्लेम कितना होगा, लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, तो मेरे को क्लेम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, है ना? चलो, तो ये इतनी चीजें लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें, in this topic we will learn the concept of, in this topic we will learn the concept of computation of loss and claim for loss of stock due to fire when the business has loss of stock policy, loss of stock policy. To compute loss and claim, we will use the following three steps. Step 1, computation of stock lying in the godown on the date of fire. इसमें लिख दो, for this we will prepare, for this we will prepare a memorandum trading account from the beginning of the year till the date of fire, till the date of fire. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, ये होगा फ्रॉम ईयर बिगिनिंग टू द डेट ऑफ फायर।
इसका पीरियड रहेगा हमेशा टू द डेट ऑफ फायर। इसमें बाय सेल्स आएगा, ये नेट होगा, मतलब क्या, सेल्स रिटर्न वगैरह माइनस करके। ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद परचेजेस आएंगे, ये भी कैसे होंगे, नेट। अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी जोड़ेंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के रिलेटेड तुमको इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, कितने परसेंटेज से होगा, क्या होगा। अगर नहीं होगी तो आपको ना पिछले साल का डेटा दिया जाएगा। अगर मान ले ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है तो तुमको पिछले साल का डेटा दिया जाएगा, और उस डेटा के हिसाब से तुमको ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालना है, और वो परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई करना है और जीपी निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान के चलते अपन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेल्स इंटू जीपी परसेंटेज। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद अपने को यहाँ पे मिलेगा क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। हो गया पक्का। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। दिस क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट, ये क्लोजिंग स्टॉक कब का है, ऑन द डेट ऑफ फायर, बराबर ना। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हो गया ये। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में अपन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, इसमें से माइनस करेंगे अनअफेक्टेड स्टॉक, जो जले ही नहीं, जिन तक आग पहुंची ही नहीं, माइनस साल्वेज स्टॉक, जो जले हैं लेकिन अभी भी मैं इसको स्क्रैप में बेच सकता हूं, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरे को देगा देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और स्टेप 3 में अपन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम करते समय हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकते हैं।
कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम करते समय हमारे पास दो सिचुएशन हो सकते हैं क्या? एक, पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन स्टॉक, और दूसरा, पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक। जब पॉलिसी वैल्यू मोर देन स्टॉक होता है, इसको अपन फुल इंश्योर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक वॉज फुल्ली इंश्योर्ड। और अगर फुल इंश्योरेंस है तो फिर मेरा क्लेम इज इक्वल टू लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर आ जाता। अगर पॉलिसी वैल्यू लेस देन स्टॉक है तो इसको अपन बोलते हैं अंडर इंश्योर्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? अंडर इंश्योर्ड। स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड। और अगर अंडर इंश्योरेंस निकाला है तो यहां पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता है। क्या एप्लीकेबल होता? एवरेज क्या एप्लीकेबल होता? और अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया तो फिर क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। लिखा यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक सो ईच एंड एवरीथिंग एकदम आसान तरीके से क्लियर करके दे रहा हूं। हाँ या ना? हाँ। अभी अपन एक काम करते, क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 512। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 512। मॉड्यूल सबके पास नहीं है? प्रतीक, तेरे को लास्ट टाइम भेजा था ये सोच के कि तू सुधर जाएगा और मॉड्यूल कैरी करेगा, तो आज भी मॉड्यूल कैरी नहीं कर रहा है। सर्वेश तेरे पास है? और वो तेरा किधर है? और देखा मैंने तेरा। अवगढ़ है तुम लोगों का, अवगढ़ है। हाँ हाँ, मराठी क्यों नहीं बोल, मैं बोलता हूँ मराठी में, क्या प्रॉब्लम है? उनकी वो विदर्भ साइड मराठी है उनकी, शायद शायद उनका एक्सेंट वैसा है। आई डोंट नो, शायद मैं गलत हूँ। है ना, ऐसा कुछ तो बोलते हो। हैं? किधर आ रहा है? इंस्टा पे डाला है? हमारा हो गया, इंस्टा पे नहीं बैठा हूँ।
अरे मैंने ना मेरे बर्थडे के स्टोरीज भी नहीं देखे जिसने जिसने डाले, सच्ची बोल रहा। हाँ, मैं ना अभी एक हैंडलर रखने वाला, सोशल मीडिया हैंडलर मेरा। मैं पैसा भी दूंगा, लेकिन वैसा फिर वो ऑपरेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 512। तुम्हारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी मिस हुआ है ना, ऑफलाइन में नहीं थे तुम लोग। फिर कौन सा, इसके पहले कौन सा टॉपिक था, किया क्या कंप्लीट? ऑफलाइन में किया। ओके। हो गया ना अपलोड? सोहम बोल रहे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए बंदा रख रहे और 500 पर डे बोल रहे। अरे यार, बस अभी बस। कब हुआ था अपलोड वो? ये 2 दिन पहले मेरे को ये कौन ऑनलाइन में कोई तो हुआ क्या? अच्छा। मैं किसी को कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ पहली बात। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ, पेज नंबर 512। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड हैड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी ऑफ ₹1,60,000 कवरिंग इट स्टॉक। तो ये 1,60,000 क्या है? दिस इज नथिंग बट पॉलिसी वैल्यू। A fire occurred on 31st March 22. The following particulars are available. फायर, आग कब लगी? 31 मार्च 22, मतलब कौन सा साल? अच्छा चलो ठीक है, मार्च को तुमने ईयर एंड समझ लिया। मैंने क्या बोला, आग ईयर के बिगिनिंग और ईयर के एंड में नहीं लगने वाली, आग साल के बीच में लगेगी। तो मेरा ये जो साल है ये है 2022, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। तो फिर आपको यहां पे दिया है स्टॉक 31 दिसंबर 21, मतलब ये कौन सा स्टॉक दिया होगा? ओपनिंग स्टॉक फॉर करंट ईयर, और लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा ये। आया ना? यहाँ पे ना डेट्स थोड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको समझना होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो और डेटा उसमें डालने वाले हो। आया ना? उसके बाद परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने तक, मतलब ईयर के बिगिनिंग से लेके आग लगने तक का हमारा परचेज कितना है वो दिया, उस उस हिसाब से सेल्स भी दिया उतने पीरियड का। कैरेज इनवर्ड्स मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे दिया, और कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड, तो परचेज के ऊपर का कमीशन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ही हुआ ना मेरा। आया ना? हाँ, वो दे दिया। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है 50% ऑन कॉस्ट। उसके बाद यू आर आस्क्ड टू ascertain total loss of stock, amount of claim to be made against the insurance company assuming that the policy was subject to average clause, stock salvage amount to rupees 41,360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पे अपन क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हमको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना है। आया ना? हाँ। तो अपन सबसे पहले बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 512। किसकी बुक्स में है ये? एक्स लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड के बुक्स में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जन 2022 से लेके
31 मार्च 2022, ईयर के बिगिनिंग से लेके ईयर के एंड तक नहीं, आग लगने की डेट तक। रेडी क्या? क्या तो लगता है इसको बनाने को? बस ऐसा ही बनाने का, पेज को हाफ में फोल्ड कर लो। हाँ, मैं किया हूं तो। मैंने कोई पेपर में फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया था, ना अकाउंट्स, ना कॉस्टिंग, ना एफएम, ना टैक्स। 72। ओपनिंग स्टॉक कौन सा दिया तुमको? मतलब कितना दिया तुमको? तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000। उसके बाद परचेजेस दिया, तो टू परचेजेस कितना? 2,60,000। क्यों? उसके अरे वो खर्चा है ना वो। पहले उसके बाद बाय सेल्स, सेल्स कितना है? 1,80,000। उसके बाद कैरेज, टू कैरेज इनवर्ड 1,600। 1,600। उसके बाद टू कमीशन ऑन परचेज, परचेज था 2,60,000। इस पे कितना परसेंट बोला? 1%। 2%। तो 5,200। 2600 2600 ना, 5,200। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी जीपी बोला है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट करो जल्दी से। फिर आएगा क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर में। ये है मेरा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ग्रॉस लॉस आ रहा? वैभव, चाय मंगाऊ? क्या पी गया है? अरे तेरे को फॉर्मेट लिखा रहा मैं तेरे को बोल रहा, जीपी बोला है उन्होंने 50%। ग्रॉस लॉस कैसे आ रहा तेरा? अगर सुनना, अगर ग्रॉस लॉस आने वाला रहेगा तो तेरा क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर में? क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर अभी फॉर्मेट में नहीं लिखा क्या? तू यहाँ पे बैठा कर वो, सच्ची बोल रहा, एकदम फ्रंट में बैठने का तूने। तू पीछे बैठता ना, इसकी वजह से तेरा आधा ध्यान पता नहीं किधर रहता, और आधा ध्यान। सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स तेरे होते, पता है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। तेरे को पता है, तेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन तू जल्दबाजी में पता नहीं क्या कर देता कि सारी गड़बड़ हो जाती। मानता क्या नहीं मानता मेरी बात को? बोल अभी। फिर अरे जीपी बोलना, तुम्हारे लिए रुका हूं मैं। अरे जीपी बोल। ऋषिकेश का आ गया बराबर, सोहम का आ गया। जीपी बोल।
हाँ, मॉड्यूल क्या चेक कर रहे, सोल्यूशन पूरा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन। इक्का 30, इक्का 70। वेरी गुड। मैजिक फॉर्मूला 50% किस पे, मतलब सेल्स कितना हो गया? पचास परसेंट कॉस्ट पे, मतलब सेल्स कितना हो गया? 150। तो अगर सेल्स 150 है तो मेरे को जीपी निकालते आएगा 1,80,000। अगर 150 के बराबर है तो 50 कितना? और अभी क्लोजिंग स्टॉक निकाल बैलेंसिंग फिगर से। $2,06,800। और ये चीज ऑनलाइन वालों में कई लोगों की कब की आ गई है। फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश, सोहम, साइदा, श्वेता, अभिषेक। वेरी गुड। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सिर्फ इनको, क्या नाम? अश्विनी। वेरी गुड। बाकी लोग, कितनी बार बोलूं कि अगर अपने को कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज दिया और उसके आगे एट कॉस्ट एट से, तुम्हारे दिमाग में मैजिक फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले। फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे मैजिक फॉर्मूला को। अगर प्रॉफिट एट कॉस्ट या प्रॉफिट एट सेल्स ऐसा कुछ दिया है तो दिमाग में तुरंत मैजिक फॉर्मूला और वो इक्वेशन रेडी हो जाना चाहिए कि अगर एट कॉस्ट है तो कॉस्ट 100 हो गया, प्रॉफिट 50 हो गया, सेल्स 150 हो गया। अभी देख तेरे पास कौन से फिगर अवेलेबल है, और क्या मैं उससे प्रॉफिट निकाल सकता हूं आराम से ना। क्या किया है यहाँ पे अपन ने, वही तो किया है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा क्या? कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये तो हो गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, है ना। अभी अपन निकालेंगे लॉस ऑफ, इसमें से लॉस कितना हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें सबसे पहले लेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये ऊपर से पता चला 2,06,800 है ना। इसमें से माइनस लिस्ट लिखवाई थी, उसमें से क्या है अपने पास, सिर्फ साल्वेज आया ना। कितना है वो? 41,360। तो देर फोर लॉस ऑफ स्टॉक 165,440। सुनना, कभी भी ना क्लेम कैलकुलेट करने से पहले दो चीजों को चेक करना, एक स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर और दूसरा पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन? 1,60,000। और स्टॉक कितने का था आग लगने के दिन? मुंह खोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो 2,06,800 और पॉलिसी वैल्यू कितनी थी? तो पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक, मतलब अंडर इंश्योरेंस, मतलब एवरेज क्लॉज लगे। समझा क्या? हाँ। तो इसीलिए अभी कैलकुलेशन ऑफ क्लेम।
फॉर्मूला लिखेंगे, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. So that is equal to loss of stock is 1,65,440 इंटू पॉलिसी वैल्यू था 160 अपॉन स्टॉक था 2,06,800. तो सबसे पहले वो फ्रैक्शन को ये करो, 160 डिवाइडेड बाय 2,06,800 मल्टीप्लाइड बाय 165,440, 1,28,000. तो क्लेम आ गया मेरा ₹1,28,000. That's it. इस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे. कोई दिक्कत नहीं. अभी सुनना, हमने बोला कि हम ना लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने वाले हैं. उसके लिए मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लगेगा, और उस क्लोजिंग स्टॉक को हमने बोला कि ये फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए अपने पास. हाँ या ना? हाँ. इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन अपने को कुछ एडजस्टमेंट्स दे दे तो अपने को ना उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि अपने को क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आग लगने के एक दिन पहले मैंने कुछ गुड्स सेल कर दिए थे, उस सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो गुड्स मेरे पास से अभी तक डिस्पैच नहीं हुए थे. आग लगने के एक दिन पहले मैंने सेल्स किया, किसी मेरे कस्टमर को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, गुड्स बेचे, उसका बिल बना दिया, उस सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया, और वो गुड्स आज डिस्पैच होने वाले थे, लेकिन आग लग गई. अभी मुझे बता, क्या मैं यहां पे सेल्स को रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? सर रिकॉर्डेड सेल्स, आपने तो गुड्स तो बेच दिए, तो बेच दिए, है ना? है ना? हाँ. लेकिन गुड्स आग लगने के बाद किधर थे? मेरे पास. नुकसान हुआ? हाँ. किसका नुकसान हुआ? हमारा या कस्टमर का? कस्टमर का, क्योंकि बेच दिया था. तो अभी मैं उसको ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं बोल सकता. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. तो मुझे क्या करना होगा यहां पे? मुझे सेल्स माइनस करना होगा, क्योंकि भले ही रिकॉर्डेड था और गुड्स डिस्पैच नहीं हुए थे, गुड्स मेरे पास ही पड़े थे, और आग लग गई और वो गुड्स उसमें नुकसान हो गया, तो वो सेल्स में से माइनस होगा. वो सेल्स में से क्या होगा? माइनस होगा. हाया ना? हाँ. उसके बाद मुझे एक बात बता, अगर मैं बोलूं कि मैंने गुड्स परचेज किए, मुझे गुड्स मिले, गुड्स परचेज किए, गुड्स मेरे को रिसीव हुए, लेकिन मैंने अभी तक ना उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और आग लग गई. तो जो गुड्स मेरे को मिले, सुनना, जो गुड्स मेरे को मिले मेरे यहाँ पे पड़े थे, हाया ना? हाँ. अभी उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसका मतलब वो परचेज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. लेकिन क्या वो गुड्स मेरे पास आए थे? हाँ. मेरे गोडाउन में थे जब आग लगी? हाँ. और क्या उनका नुकसान हो गया? हाँ. इसका मतलब मेरे को उस उतनी वैल्यू क्या करनी होगी? ऐड. किसमें? परचेज में. समझ में आ रही है बात? कंसेप्ट समझो. कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि मेरे को फिजिकल फॉर्म में मेरे पास स्टॉक कितना था, मेरे को वो चाहिए, ताकि मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम बराबर ले सकूं. हाँ या ना? हाँ. फिर उसमें तुमको घुमा फिराने के लिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन डाल देंगे जिसके में तुम क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे. तो कंफ्यूज नहीं होने का, भले ही सेल्स रिकॉर्डेड था, गुड्स मेरे पास थे और आग लग गई, तो बॉस वो सेल्स नहीं रहा, मेरे को सेल्स माइनस करना. ऑटोमेटिकली अगर मैं सेल्स माइनस कर दूं तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो फिर मेरा क्लेम का अमाउंट भी बढ़ जाएगा. बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? आया ना? हाँ. सर ऐसे कैसे? सेल्स तो सेल्स वैल्यू पे होता है, लेकिन स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है, तो फिर सेल्स कम करने की वजह से तुम्हारा कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? तो बेटा, सेल्स अगर कम हुआ तो एक साइड से जीपी भी तो कम ही हो रहा है. समझा क्या?
क्रेडिट अगर कम हुआ तो उतने पोर्शन से बराबर जितना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन रहेगा उस सेल्स पे, उतने से जीपी तो कम हुआ, तो नेट इफेक्ट क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहने वाली है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एनीवेज, उसके बाद अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि मैंने ना परचेज किया था, परचेज रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन गुड्स मेरे पास आए नहीं थे और आग लग गई, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। मैंने परचेज किया, ऑर्डर दी, परचेज किया, पेमेंट कर दिया, मैंने मेरे बुक्स में परचेज रिकॉर्ड कर दिया, अभी गुड्स गुजरात से निकले, ट्रांजिट में है, लेकिन मेरे यहां पे आग लग गई। तो मुझे पता, अगर मैंने परचेज रिकॉर्ड कर दिया है तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, लेकिन क्या स्टॉक मेरे पास यहाँ पे था? नहीं था। तो मेरे को क्या करना होगा? परचेज लेस करना होगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? पक्का? इसके अलावा और क्या हो सकता है? मान ले कि गुड्स सेल कर दिए थे, डिस्पैच कर दिए थे, रिकॉर्ड करना बाकी था, तो फिर सेल्स में ऐड करूं या नहीं करूं? बोल मेरे को। गुड्स सेल कर दिए, गुड्स डिस्पैच भी कर दिए, सेल्स की एंट्री पास करना बाकी थी और आग लग गई। ऐड करेंगे, सेल्स का वैल्यू बढ़ाएंगे यहां पे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं सेल्स नहीं बताऊंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा दिखेगा, हाँ या ना? हाँ। और वो एक्चुअल में ज्यादा है क्या? नहीं। मेरे पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए थे क्या वो गुड्स? नहीं, वो मैं डिस्पैच कर चुका था। इसकी वजह से मेरे को क्या करना होगा? सेल्स इंक्रीज करना होगा। ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, जीपी इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? हाँ। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है ना कि मान ले आग लगने के एक दिन पहले जस्ट मैंने कुछ गुड्स कंसाइनी को भेज दिए, अच्छा कंसाइनी को भेज दिए, तो वो गुड्स जो कंसाइनी के पास पड़े वो किसके? मेरे हैं। अपन ने बेचे थोड़ी उसको, अपन ने तो भेजे ताकि वो आगे बेच सके, हाँ या ना? हाँ। तो वो गुड्स मेरे हैं। अपन क्लोजिंग स्टॉक में फर्स्ट चैप्टर याद करो जो मैंने तुमको पढ़ाया था फाइनल अकाउंट्स का, उसमें क्लोजिंग स्टॉक 3 में बांटा था, एक विद एट बिजनेस, विद कस्टमर, विद कंसाइनी। याद आ रहा है क्या? तो वो स्टॉक किसका है? मेरा है, लेकिन किसके पास पड़ा हुआ है? कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। तो वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो फिर मेरे पास यहाँ पे आग लग गई, तो उन गुड्स का नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन वो सेल हुआ है क्या? नहीं। खाली वो मेरे बिजनेस प्लेस से निकल के कंसाइनी के प्लेस पे गया हुआ है। अभी मेरे को बता क्या करूं? परचेज बढ़ाऊं, कम करूं? नहीं ना, करना पड़ेगा ना, क्या बात कर रहा? परचेज को कम करना पड़ेगा। परचेज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हम एंट्री क्या करते? गुड्स जब भी भेजते कंसाइनमेंट पे, अपन एंट्री क्या करते? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझा क्या? हाँ। तो फिर वो परचेज मेरे को उतने से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टॉक मेरे पास, अगर मैं कम नहीं करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्या फिजिकल फॉर्म में वो स्टॉक था क्या मेरे पास? नहीं, वो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ था। समझ में आ रही है बात? हाँ। उसी तरीके से कोई कंसाइनर मेरे को गुड्स भेज रहा है, मतलब मैं कंसाइनी हो गया, हाँ या ना? हाँ। और मेरे यहाँ पे गुड्स आ गए मेरे पास और आग लग गई, तो भी बता मेरे को क्या करना पड़ेगा? परचेज में ऐड करना पड़ेगा। मैं कंसाइनी हूं, गुड्स मेरे पास आए हैं, वैसे तो कंसाइनी के पास अगर कुछ गुड्स आते हैं ना, वो उसकी कुछ एंट्री नहीं करता, लेकिन इस केस में ना मुझे मेरा परचेज बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर कंसाइनर ने भेजा है और वो गुड्स मेरे पास है और मेरे यहाँ पे आग लगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, अगर मैं उसको उसकी नुकसान भरपाई करके नहीं दूंगा तो क्या वो मेरे साथ आगे वापस बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे मेरे परचेज में बढ़ाना पड़ेगा। मैंने मेरा परचेज बढ़ा दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, तो मेरा क्लेम बढ़ गया, और क्लेम बढ़ गया तो फिर उस क्लेम में से मेरे को एक हिस्सा उसको देना पड़ेगा कंसाइनर को, जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो ये हो गया प्रैक्टिकलिटी। लेकिन अपन कंसेप्ट के हिसाब से क्या करेंगे? अगर मैं कंसाइनी के फॉर्म में गुड्स ले रहा हूं और मेरे पास गुड्स आ गए और आग लग गई, तो फिर मैं मेरे परचेज में उसको ऐड करके बताऊंगा। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? कंसेप्ट सिर्फ इतना बोलता है, उसके अलग अलग ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। कंसेप्ट सिर्फ इतना बोलता है, तेरे पास अगर गुड्स फिजिकल फॉर्म में है
तो तेरे को तेरे या तो सेल्स में या तो परचेज में कुछ तो एडलेस करना पड़ेगा। अभी वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर परचेज गुड्स मेरे पास पड़े हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरे को मेरा परचेज इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेज मैंने रिकॉर्ड किया है लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट है, तो गुड्स मेरे पास फिजिकल फॉर्म में थे नहीं, तो मेरे को परचेज कम करना पड़ेगा जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है ना? हाँ। अगर मैं सेल्स रिकॉर्ड कर चुका हूं लेकिन गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं, तो बॉस मेरे को वो तो गुड्स नुकसान हो गया, यहाँ पे आग लग के, तो मेरे को मेरा सेल्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा। मैंने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है लेकिन गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं, इसका मतलब मेरे को मेरा सेल्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो गुड्स मेरे पास थे नहीं। अगर मैंने गुड्स कंसाइनी को भेज दिए हैं और फिर आग लगी है तो फिर मुझे यहाँ पे परचेज में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल फॉर्म में वो गुड्स थे नहीं। समझ में आ रही है कि बात? और अगर किसी कंसाइनर के गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं तो मेरे को मेरा परचेज का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आग लगने की वजह से वो गुड्स भले ही मेरे नहीं थे लेकिन मेरे कंसाइनर के थे जिसने मेरे को बेचने के लिए भेजा था, तो फिर मैं मेरा परचेज का बैलेंस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ताकि मेरा क्लेम का अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आ रहा है क्या? लॉस का अमाउंट बढ़ा तो क्लेम का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। समझ रहा है क्या? हाँ या ना? तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें कंफ्यूजन होता है और उसके इंपैक्ट मैंने तुमको बता दिए कि हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करने पड़ेंगे। हाँ या ना? तो हेडिंग दे दो नेक्स्ट। हेडिंग इन द सेंस, एक सेकेंड, ये लॉस ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। हेडिंग अपन ऑलरेडी दे चुके हैं लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट ये। हाँ नहीं, कैसे 4-5 लाइन में होगा? पॉइंट नंबर 2, adjustments related to physical stock, adjustments related to physical stock। उसमें एक कॉलम है मेरा एडजस्टमेंट्स और दूसरा कॉलम है मेरा ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, 1 ऐसे लिखो। सबसे पहले गुड्स परचेज्ड एंड, साथ में ना, गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बिफोर फायर बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एड टू परचेज। एड टू परचेज। समझ रहा है क्या? परचेज किया, गुड्स रिसीव किया, आग लग गई, तो अभी मेरे को, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड मतलब मेरे को मेरा परचेज ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, गुड्स परचेज्ड एंड recorded but not received till the date of fire। आग लगने से पहले गुड्स परचेज किया, मैंने उस परचेज को रिकॉर्ड भी किया, लेकिन मेरे पास गुड्स आए ही नहीं है आग लगने की तारीख तक, तो फिजिकल फॉर्म में थे क्या? तो फिर मैं ट्रीटमेंट क्या दूंगा? परचेज में से डिडक्ट करूंगा। आया ना? तो डिडक्ट फ्रॉम परचेज। डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ओके। सिमिलरली थर्ड, goods sold and dispatched, goods sold and dispatched but not recorded। क्या करूंगा? सेल्स में ऐड टू सेल्स करूंगा ना।
सेल्स का बैलेंस बढ़ाऊंगा यहाँ पे, ऐड टू सेल्स। कंसेप्ट को समझ, फिजिकल फॉर्म में मेरे पास थे ही नहीं, तो मेरे को सेल्स बढ़ाऊंगा तो मेरे बुक से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा वो। फोर्थ, गुड सोल्ड and recorded but not dispatched। मैंने सेल किया है, मैंने सेल को रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन गुड्स मेरे पास ही पड़े थे। डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। उसके बाद फिफ्थ, गुड्स सेंट टू कंसाइनी, गुड्स सेंट टू कंसाइनी बिफोर फायर। तो मेरे पास थे क्या गुड्स, तो मैं डिडक्ट फ्रॉम परचेज कर दूंगा। डिडक्ट फ्रॉम परचेज। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनर, मतलब अपन कौन हो गए अभी, रिसीव बाय कंसाइनर बिफोर फायर, आग लगने से पहले ही कंसाइनमेंट के गुड्स अपने को मिले, तो अपन इसको परचेज में ऐड करेंगे, ऐड टू परचेज। ऐड टू परचेज, ओके। और उसके बाद लास्ट, और ये अच्छा वाला है, तुम बताओगे मेरे को इसका। गुड्स सेंट टू कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पेंडिंग इंटीमेशन। पेंडिंग इंटीमेशन मतलब क्या, पेंडिंग इंटीमेशन मतलब रिकॉर्डेड एज सेल्स। तुम मेरे को इसका ट्रीटमेंट बताओगे। गुड सेंड टू कस्टमर है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पेंडिंग इंटीमेशन, मतलब क्या कि मैंने ना गुड्स भेज दिए है कस्टमर को, उसको बोला है कि भाई अगर तो अप्रूव करेगा तो सेल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इंटीमेशन पेंडिंग है, मतलब मान ले कि डेट ऑफ फायर आ गई है और अभी तक इंटीमेशन नहीं आया, अपन ने इसको सेल्स बता दिया, इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज व्हाट, सेल्स, लेकिन उसका अप्रूवल नहीं आया। तुमको कंसेप्ट गुड सेट में बताया है फर्स्ट चैप्टर में, कंसेप्ट मालूम है तुमको, है ना? हाँ, मैं उसको पहले सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर देता हूं, उसके बाद अगर मेरे को रिटर्न आते हैं तो मैं सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देता हूं। रिटर्न नहीं आते हैं तो मैं एंट्री ऑलरेडी सेल्स की बता चुका हूं, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। और अगर मान ले ईयर एंड हो जाता है तो ये ईयर एंड वाली बात यहाँ पे आएंगी नहीं, वैसे चलो मैं उसमें और कंसेप्ट में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ना अपन ने इसको सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, आया ना? हाँ। वो गुड्स मेरे पास है क्या? नहीं है, वो कस्टमर के पास है। फिजिकल फॉर्म में मेरे पास थे क्या? आग लगने के टाइम पे मेरे पास थे क्या? क्या करूं ट्रीटमेंट? क्या 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 बोला? तो ट्रीटमेंट बोलो ना मेरे को, मैं ट्रीटमेंट क्या दूंगा इसका? बोलो। कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेरे पास है ही नहीं, और मैं सेल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। देखना यहाँ पे, इधर देख, अगर मान ले फॉर एग्जांपल गुड सोल्ड है और डिस्पैच है, गुड सोल्ड है और डिस्पैच है, तो मैंने बोला मैं इसको सेल्स बोल के ऐड कर दूंगा, आया ना? हाँ। तो यहाँ पे मैंने गुड्स आगे भेज दिए है, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं सेल्स बोल के ऐड कर दूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सेल्स है। समझ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या कि अपन कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है।
इसका एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है, सेकंड ऑल्टरनेटिव, कि आप इसको सेल्स बोल के बता, मतलब जो सेल किया हुआ है आप बोलोगे सर वो गुड्स तो उनके थे ना, अपने तो थे नहीं, क्या अपने थे उनके थे नहीं, क्या गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अपने हैं लेकिन उनके पास है, उनके नहीं है, बराबर ना। तो सर फिर ये तो अपने इसमें बताना चाहिए, मतलब ये तो सेल्स है ही नहीं मेरा, सेल्स हुआ ही नहीं है मेरा, तो इसको सेल्स बोल के डिडक्ट कर लो। अगर आपको इसको सेल्स बोल के डिडक्ट करना है तो दूसरी चीज आपको क्लोजिंग स्टॉक में अलग से बताना पड़ेगा विद कस्टमर, जो अपन ने फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। हाँ, फिर आप सेल्स में से लेस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक में अलग से बताओ। इसका मतलब विद कस्टमर ये स्टॉक अलग से बता दिया तो फिर एट बिजनेस जो फिजिकल फॉर्म का स्टॉक है वो बैलेंसिंग फिगर बोल के आ जाएगा। समझा नहीं समझा? पक्का ना? हाँ। तो ये दो ऑल्टरनेटिव है इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में, कभी अपने को ऑल्टरनेटिव 1 दिखेगा, कभी अपने को ऑल्टरनेटिव 2 दिखेगा। हमको जो सही लगे हम वो करेंगे। क्या सही लगता? रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। एनीवेज चलो ठीक है, तो दोनों ऑल्टरनेटिव अपने को पता होने चाहिए। इसमें लिखो ऑल्टरनेटिव 1। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट also as goods are not in go down and recorded as sales already, and recorded as sales already। ओके, उसके बाद ऑल्टरनेटिव 2, उसमें फर्स्ट पॉइंट, डिडक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम सेल्स। डिडक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम सेल्स। और दूसरा, यस, शो गुड्स with customers at cost on credit side of ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर विद कस्टमर। समझा क्या? लेकिन दोनों में एक मतलब ये चीज ध्यान में रखना, जब सेल्स में से डिडक्ट करेंगे तो वो सेल्स प्राइस होगा, और जब ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक में अपन विद कस्टमर दिखाएंगे वो एट कॉस्ट दिखाएंगे। वो अपन किस पे दिखाएंगे? एट कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन थेरोटिकली कंसेप्चुअली भी इस लॉस ऑफ स्टॉक के केस में हुआ है, और एक दो कंसेप्ट बाकी है, उसको अपन कल के लेक्चर में करेंगे, और क्वेश्चंस भी कल के लेक्चर में अच्छे खासे हो जाएंगे। आया ना? लेकिन प्रोवाइडेड तुम्हें ना ये थोड़ा सा थेरोटिकल फॉर्म भी पूरा पढ़ के आ जाओ इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, डन, वेरी गुड। संडे को एएस पढ़ रहे हो अपन ना? संडे को एएस, क्लियर? क्या बोला? गुडविल? कुछ तो तुमको 4-5 एएस है ना?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे पॉलिसीज वगैरह जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल AS10 है तुमको पीपीई, AS1 है तुमको डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। मोस्ट प्रॉब्ली थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल ऐसा ही होता है वो। तो अगले 2 संडे अपन मिलने वाले हैं और AS डिस्कस करने वाले हैं। मालूम मुझे, मैं बोला है लास्ट लेक्चर में। हाँ, या तो 9 से 1 या तो 10 से 1। कितना रखूं? सुबह 5 बजे आ जाता। फिर 5 से 9 या 5 से 10 रिवीजन कर, यहाँ पे आ ही रहा हूं मैं आगे का पढ़ाने के लिए। 2 संडे में होगा ना 1 बजे तक बेटा। 2 बजे अगर विपुल सर ले रहे तो मैं कितने बजे, 3 बजे तक तो नहीं ले सकता। तो वो डिपेंड करता है, वो मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कब तक लेने का है, और कब से लेने का है वो भी मैं डिसाइड करूंगा। मैं तुमको नहीं पूछ रहा बिल्कुल भी। लेट लो सर, 10 तक थोड़ा सोने मिल जाता है बस। दीप, मेरी बात तू समझ सकते है, तेरी बात मैं समझ सकता हूँ। इजी है ये, इसका टेंशन लो मत। खाली वो थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। अगर तुम मॉड्यूल में क्वेश्चन देखोगे तो एक ये इसमें हार्डली 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए होगा। और मजे की बात यह है कि उसमें से कुछ नहीं आता, उस क्वेश्चन में से नहीं आता है। वो कहां से डालते हैं उनको उनका मालूम। और जो मैं तुमको दे रहा हूँ वो करो। कंसेप्ट पढ़ाऊंगा पूरा तुमको, कुछ भी आने दो, तुमको लिख के आएंगा, लिख के दूंगा पूरा। हाँ, तो एक छोटा सा बुक बना लो अलग से, 100 पेजेस का। अरे टॉपिक एंड थोड़ी ना होने वाला कल अपना ही है। फिर वो इंश्योरेंस क्लेम, फिर बीच में AS आ रहा है। अलग से बुक करो 100 पेजेस का। क्यों भाई? क्यों क्यों? बना ना अलग बुक। ऐसे कौन से तेरे को बहुत पैसे गिनने पड़ रहे हैं? और दीप, अगर मैं कुछ भी टाइमिंग बोलूं या कुछ भी बोलूं तो वो ना ध्यान से सुन ले, समझ ले। अलग से वापस ग्रुप पे पूछने की जरूरत नहीं तेरे को। होमवर्क के बुक में लास्ट में लिखना। सोहम, मैं बोल रहा हूं अलग से बुक बनाओ तो अलग से बुक बनाओ। 15 मार्क का सवाल है तुम्हारा, 10 मार्क का। तो 10 मार्क के लिए तुमको अगर 20-30-50 रुपए अगर खर्च करने पड़े तो क्या नहीं करोगे क्या तुम? फिर चलो, रुकिए क्या? बाय बाय। सोम बोल रहा है सर नोटिफिकेशन नहीं आया था ना पे, पता क्यों टेलीग्राम में से कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। चलो, ओके ओके, चलो बाय।